नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम कई अलग अलग स्रोतों से मिली जानकारी का आप कह सकते हैं विश्लेषण कर रहे हैं। जी। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि इनमें छुपे हैं नीतिगत बदलावों के संकेत, पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चेतावनियां, सामाजिक रुझानों की झलक और हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चल रही हलचल भी। बिल्कुल। हम मणिपुर में AFSPA की अवधि बढ़ाने जैसे मतलब थोड़े संवेदनशील मुद्दे से लेकर पृथ्वी के स्वास्थ्य पर आई एक चिंताजनक रिपोर्ट तक कई विषयों पर बात करेंगे। हाँ, काफी कुछ है आज। साथ ही बाल विवाह की स्थिति में सुधार, शहरी भारत की परिभाषा पर जो बहस चल रही है, अमेरिका के नए फार्मा टैरिफ के क्या असर हो सकते हैं और अंडमान में मिली गैस खोज के मायने भी समझेंगे। हमारा इरादा बस यही है कि इन सब स्रोतों से काम की जानकारी निकालकर उनके आपसी कनेक्शन को टटोले। सही बात है। चलिए शुरुआत करते हैं उस रिपोर्ट से जो हमारी पृथ्वी की सेहत का एक कह सकते हैं अलार्मिंग एक्सरे पेश करती है। प्लैनेटरी हेल्थ चेक 2025 रिपोर्ट आई है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये रिपोर्ट वाकई आंखें खोलने वाली है। इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि पृथ्वी को सुरक्षित रखने वाली 9 महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सीमाएं हैं जिन्हें प्लैनेटरी बाउंड्रीज कहते हैं, और उनमें से 7 हम पार कर चुके हैं। 7? 9 में से? जी 7। इन्हें आप पृथ्वी के वाइटल साइंस समझिए, जैसे जलवायु स्थिरता, जैव विविधता, साफ पानी, जिनके एक सुरक्षित दायरे में रहने पर ही मतलब मानव सभ्यता फल फूल सकती है। अच्छा। इन्हें पार करने का सीधा मतलब है कि हम पृथ्वी के सिस्टम्स पर इतना दबाव डाल रहे हैं कि वे अस्थिर हो सकते हैं, जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। जाहिर है 7 सीमाएं पार, ये आंकड़ा तो सचमुच मतलब बहुत गंभीर है। कौन सी सीमाएं सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं या सभी हैं? देखिए, चिंता तो सभी 7 को लेकर है, लेकिन कुछ बातें खास तौर पर ध्यान खींचती हैं। पहली बार महासागर अम्लीकरण यानी ओशन एसिडिफिकेशन ने अपनी सुरक्षित सीमा को लांघ दिया है। पहली बार? हाँ, समुद्र हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहे हैं और इससे उनका पानी ज्यादा एसिडिक हो रहा है। इसका सीधा खतरा प्रवाल भित्तियों मतलब कोरल रीफ्स और सीप जैसे जीवों पर है। ये पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का मीटर यानी वायुमंडल में CO2 की मात्रा वो 423 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गई है। 423? हाँ, जो 450 ppm की हाई रिस्क सीमा के बेहद करीब है। तीसरा, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का नुकसान भी तय सीमा से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। और बाकी? इनके अलावा भूप्रणाली परिवर्तन जैसे जंगलों की कटाई, ताज़े पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, फिर वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस चक्र का असंतुलन और नए प्रदूषक जैसे प्लास्टिक, रसायन वगैरह, ये सब भी खतरे के निशान से ऊपर हैं। बाप रे, ये तो ऐसा है जैसे शरीर के ज्यादातर अंग ठीक से काम नहीं कर रहे। तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए कोई वैश्विक कोशिश हो रही है? मतलब सिर्फ समस्या बताना तो काफी नहीं है ना? बिल्कुल। वैज्ञानिक समुदाय सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, समाधान खोजने की कोशिश भी कर रहा है। एक ग्रहीय सीमा पहल शुरू की गई है, प्लैनेटरी बाउंड्रीज इनिशिएटिव PBI। जी, इसका मकसद है इन वैश्विक जोखिमों को बेहतर तरीके से ट्रैक करना, समाधान विकसित करना और नीति निर्माताओं तक सही जानकारी पहुंचाना। अच्छा। इसी के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना है एक प्लैनेटरी मिशन कंट्रोल सेंटर बनाने की। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और दुनिया भर से आ रहे डेटा का इस्तेमाल करके लगभग रियल टाइम में पृथ्वी की सेहत पर नजर रखी जाएगी। रियल टाइम में? हाँ, लगभग। उम्मीद है कि इससे हमें सही समय पर सही कदम उठाने में मदद मिलेगी। यानी एक तरह का अर्थ डैशबोर्ड बनाने की कोशिश। खैर, पर्यावरण की इन चिंताओं के बीच ऊर्जा क्षेत्र से एक खबर है जो भारत के लिए अहम हो सकती है। अंडमान द्वीप समूह के पास प्राकृतिक गैस मिली है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण खोज है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया है कि अंडमान के पूर्वी तट से करीब 17 किलोमीटर दूर श्री विजयापुरम 2 नाम के कुएं में गैस के संकेत मिले हैं। अच्छा। अंडमान निकोबार बेसिन में हाइड्रोकार्बन की काफी संभावनाएं पहले से जताई जा रही थीं। एक अनुमान है कि यहाँ करीब 371 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट MMTOE ये क्या होता है? ये बस अलग अलग ऊर्जा स्रोतों जैसे तेल और गैस को तुलना करने के लिए एक मानक इकाई में बदलने का तरीका है। तो अनुमान है कि यहाँ इतना संसाधन हो सकता है। और ये गैस वहां मिली क्यों? मतलब कोई खास भूगर्भीय कारण है इसका? हाँ, भूविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये इलाका भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर है। अच्छा, टेक्टोनिक प्लेट्स? जी,
इन प्लेटों की टकराहट और हरकतों ने यहाँ ऐसी भूगर्भीय संरचनाएं, जिन्हें स्ट्रक्चरल ट्रैप्स कहते हैं, बना दी हैं, जिनमें तेल और गैस फंसकर जमा हो जाते हैं। अच्छा, ट्रैप्स। हाँ, और दिलचस्प ये भी है कि पड़ोसी इलाकों जैसे इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा और म्यांमार के इरावदी बेसिन में पहले ही बड़ी गैस खोजें हो चुकी हैं, तो इस इलाके में संभावना तो थी ही। भारत के लिए इस खोज के क्या मायने हैं? हम तो अपनी जरूरत की काफी गैस बाहर से मंगाते हैं ना? बिल्कुल, ये खोज भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक अपनी ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा करीब 6% से बढ़ाकर 15% करना। 15%? जी, और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। फिलहाल हम अपनी जरूरत के लगभग आधी गैस ही देश में पैदा कर पाते हैं। सिर्फ आधी? हाँ, बाकी हमें आयात करनी पड़ती है, खासकर कतर, अमेरिका और यूएई जैसे देशों से। तो ये खोज घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मददगार हो सकती है। और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? मतलब क्या कुछ नीतियां हैं? हाँ, सरकार घरेलू खोज और उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई सालों से कोशिश कर रही है। इसके लिए नीतियां बदली गई हैं, जैसे 2016 की हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, HELP कहते हैं उसे। HELP? हाँ, और ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP, ये कंपनियों के लिए खोज करना आसान बनाती हैं। गहरे समुद्र में खोज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन भी है। साथ ही इस सेक्टर में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की भी अनुमति है। 100% FDI? जी, ये सब कदम मिलकर घरेलू उत्पादन बढ़ाने का माहौल तैयार करते हैं। वैसे भारत के ज्ञात गैस भंडार ज्यादातर पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों, मतलब समुद्र में, वेस्टर्न ऑफशोर में है करीब 31%, फिर पूर्वी अपतटीय में 24% और असम में करीब 15%। अच्छा, चलिए अब थोड़ा शासन और भू राजनीति की ओर मुड़ते हैं। मणिपुर से खबर है कि केंद्र सरकार ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA 1958 के तहत अशांत क्षेत्र की घोषणा को 6 महीने और बढ़ा दिया है। हाँ, ये खबर आई है। हालांकि 13 पुलिस थानों के इलाकों को इससे बाहर रखा गया है। ये अशांत क्षेत्र घोषित करने का आधार क्या होता है? मतलब कैसे तय करते हैं? आसपा कानून की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। कब? अगर उन्हें लगता है कि वहां हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। अच्छा, और इस घोषणा के बाद सशस्त्र बलों को क्या विशेष अधिकार मिल जाते हैं? अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद उस इलाके में तैनात सशस्त्र बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ खास शक्तियां मिलती हैं। जैसे वे चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें गोली चलाना भी शामिल हो सकता है। गोली चलाना भी? हाँ, अगर उन्हें लगता है कि कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को रोकना जरूरी है और चेतावनी काफी नहीं है, वे 5 या ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोक सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं अगर उन्हें शक हो कि उसने कोई गंभीर अपराध किया है या करने वाला है। बिना वारंट के? जी, वे बिना वारंट के किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं, और अगर कहीं हथियार छुपाए गए हों या हमलावर छिपे हों तो उस ठिकाने को नष्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी कहाँ-कहाँ लागू है? मौजूदा समय में ये कानून अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में लागू है। जाहिर है, इन शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर समय समय पर बहस और समीक्षा होती रहती है, जैसा कि स्रोतों में भी उल्लेख है। हाँ, वो तो है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है जिससे भारतीय दवा उद्योग पर असर पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाओं के आयात पर 100% टैरिफ लगाने की बात है। हाँ, 100% टैरिफ। जब तक कि कंपनी अमेरिका में ही उत्पादन ना करे। भारत तो दुनिया की फार्मेसी कहलाता है। हम पर इसका कितना असर होगा? 1% हिस्सेदारी है हमारी। 5% से ज्यादा? जी, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा खरीदार है। पिछले वित्त वर्ष FY25 में हमने करीब $10 बिलियन की दवाएं अमेरिका को बेची। $10 बिलियन? हाँ, जो हमारे कुल फार्मा एक्सपोर्ट का लगभग 35% था। तो अमेरिकी बाजार हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ये टैरिफ हमारी सभी दवाओं पर लगेगा? हम तो ज्यादातर जेनेरिक दवाएं बनाते हैं, सस्ती वाली। यही सबसे अहम सवाल है, और यहीं पर एक पेंच है, मतलब एक कंफ्यूजन है। फिलहाल कहा गया है कि टैरिफ ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाओं पर लगेगा।
भारत का ज्यादातर निर्यात सस्ती जेनेरिक दवाओं और एपीआईज का है। APIs। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब दवा बनाने का कच्चा माल। तो तकनीकी रूप से ये इस दायरे से बाहर होने चाहिए। तो फिर चिंता क्या है? खतरा इस बात का है कि ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल दवा की परिभाषा क्या मानी जाएगी। अगर अमेरिकी अधिकारी इसकी बहुत व्यापक व्याख्या करते हैं, मतलब अगर किसी जेनेरिक दवा पर भी निर्माता का ब्रांड नाम लिखा है और उसे ब्रांडेड मान लिया जाता है तो अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, तो भारतीय कंपनियों की शिपमेंट में देरी हो सकती है, ज्यादा जांच पड़ताल हो सकती है और लागत बढ़ सकती है। ये जो अस्पष्टता है, ये एक बड़ा जोखिम है। और क्या इसका असर भारत में उत्पादन पर भी पड़ सकता है? मतलब क्या कंपनियां यहाँ से चली जाएंगी? हाँ, ये एक और चिंता है। दुनिया में अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा यूएस FDA यानी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रमाणित दवा फैक्ट्रियां भारत में हैं। सबसे ज्यादा भारत में? जी, ये हमारे गुणवत्ता का प्रमाण है। अगर इस भारी टैरिफ से बचने के लिए इनमें से कुछ बड़ी कंपनियां अमेरिका में ही अपनी फैक्ट्रियां लगाने का फैसला करती हैं, तो भारत में दवा उत्पादन, निवेश और रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि एक छोटी सी संभावना ये भी है कि अमेरिका में ब्रांडेड दवाएं महंगी होने से शायद सस्ती भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग और बढ़ जाए। लेकिन ये देखना होगा कि परिभाषा वाली अस्पष्टता का क्या होता है। वैसे भारतीय फार्मा सेक्टर की बुनियाद काफी मजबूत है। हम मात्रा, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में तीसरे और कीमत, वैल्यू के हिसाब से 11वें स्थान पर हैं। तीसरा और 11वां। जी, अनुमान है कि ये इंडस्ट्री 2030 तक $130 बिलियन और 2047 तक $450 बिलियन तक पहुंच सकती है। हम दवाओं के फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिक्स, जो कुल निर्यात का करीब 75% है, के बड़े निर्यातक हैं और दुनिया भर के टीकों, वैक्सीन्स में 60% योगदान भारत का है। 60%, वाह। चलिए, फार्मा से हटकर अब कुछ सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बता रही है कि भारत में बाल विवाह की दर कम हो रही है। खासकर आंध्र प्रदेश और राजस्थान में काफी अच्छी कमी देखी गई है। हाँ, ये एक वाकई बहुत सकारात्मक खबर है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के चौथे दौर की तुलना में 5वें दौर में आंध्र प्रदेश में बाल विवाह की दर 33% से घटकर 29.3% रह गई। 33 से 29.3? हाँ, और राजस्थान में तो ये कमी और भी ज्यादा है, 35.4% से घटकर 25.4% हो गई है। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करवाता है। हाँ। ये आंकड़े दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, उनका असर दिख रहा है। किन प्रयासों की बात कर रही हैं आप? क्या कुछ खास राज्यों ने अच्छा काम किया है? मतलब कुछ उदाहरण हैं? हाँ, रिपोर्ट में कई राज्यों की पहलों का जिक्र है। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यूनिसेफ के सहयोग से उन जिलों पर खास ध्यान दिया गया जहां बाल विवाह ज्यादा होते थे। टारगेटेड अप्रोच? बिल्कुल। असम में एक अनूठा मॉडल अपनाया गया जिसमें लड़कों और पुरुषों को जागरूक करने और उनका व्यवहार बदलने पर फोकस किया गया। अच्छा, लड़कों पर फोकस। जी, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में वॉलंटियर्स ने जश हो नाम का अभियान चलाया। ओडिशा ने अपनी बाल विवाह मुक्त ग्राम पहल को और फैलाया, जिसके तहत जनवरी 2022 तक 12,000 से ज्यादा गांव खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित कर चुके थे। 12,000 गांव? हाँ, ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर केंद्रित प्रयास कितने कारगर हो सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सबसे प्रमुख है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम PCMA 2006। ये लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल तय करता है। 18 और 21? जी। इसके अलावा बाल विवाह रोकने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना भी है, नेशनल एक्शन प्लान। साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत जैसा अभियान चल रहा है, जो कानून में बदलाव करके शादी की न्यूनतम उम्र बिना किसी छूट के सबके लिए 18 साल करने की वकालत करता है। अच्छा, सबके लिए 18? हाँ, ये उसकी वकालत करता है। और वैश्विक स्तर पर भी UNFPA, यूनिसेफ मिलकर 2016 से बाल विवाह उन्मूलन का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये सब मिले जुले प्रयास हैं जिनसे सुधार दिख रहा है। अच्छा, एक और दिलचस्प मुद्दा परिभाषा से जुड़ा हुआ है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल RGI ने प्रस्ताव दिया है कि 2027 में होने वाली जनगणना में शहरी क्षेत्र की परिभाषा वही रखी जाए जो 2011 में थी। ऐसा क्यों, जबकि शहर तो इतने बदल रहे हैं? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है,
इसका मुख्य कारण आंकड़ों की तुलनात्मकता बनाए रखना है, मतलब कंपैरेबिलिटी। तुलना करने के लिए। हाँ, अगर परिभाषा बदल दी जाती है तो पिछली जनगणनाओं के आंकड़ों से तुलना करना मुश्किल हो जाएगा और हम शहरीकरण के रुझानों, ट्रेंड्स का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो अभी परिभाषा है क्या? भारत की जनगणना 2 तरह की बस्तियों को शहरी मानती है। पहली है वैधानिक कस्बे, स्टैट्यूटरी टाउन्स। ये वो इलाके हैं जिन्हें किसी कानून जैसे नगरपालिका अधिनियम के तहत शहरी घोषित किया गया है, जैसे नगर निगम, नगरपालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह। अगर इनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है तो इन्हें सिटी कहते हैं। अच्छा, ये तो हुए कानूनी शहर। और दूसरी तरह के कौन से हैं? दूसरे हैं जनगणना कस्बे, सेंसस टाउन्स। ये कानूनी रूप से तो ग्रामीण पंचायत के अधीन होते हैं, लेकिन जनगणना के लिए इन्हें शहरी माना जाता है अगर ये 3 शर्तें पूरी करें। 3 शर्तें? कौन सी? पहली, कम से कम 5,000 की आबादी हो। दूसरी, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण, मुख्य कामकाजी पुरुष आबादी का कम से कम 75% गैर कृषि कामों में लगा हो। 1 मिनट, मुख्य कामकाजी पुरुष आबादी, ये तो आज के समय में काफी अजीब लगता है। क्या इस परिभाषा से कोई समस्या है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर कई मुद्दे उठते हैं। पहला तो यही लैंगिक पूर्वाग्रह। ये सिर्फ पुरुषों के काम को गिनता है और महिलाओं के आर्थिक योगदान को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। ये तो गलत है। बिल्कुल। दूसरा, ये मानक 5,000 आबादी, 40 घनत्व, 75% गैर कृषि पुरुष, ये करीब 50 साल पुराने हैं। आज की हकीकत से शायद मेल नहीं खाते। 50 साल पुराने? जी। तीसरा, इस परिभाषा के कारण कई ऐसी बस्तियां जो असल में शहरी हो चुकी हैं, जहां खेती कम और बाकी गतिविधियां ज्यादा हैं, वो कागजों पर ग्रामीण ही बनी रहती हैं। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में छिपा शहरीकरण भी कह सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर वो कागज पर ग्रामीण है? सबसे बड़ा नुकसान शासन, गवर्नेंस के स्तर पर होता है। ये जनगणना कस्बे कानूनी तौर पर ग्रामीण पंचायत के तहत आते हैं। अब पंचायतों के पास न तो शहरी योजना बनाने की विशेषज्ञता होती है, न ही कूड़ा प्रबंधन, सीवेज, पक्की सड़कें, पानी सप्लाई जैसी शहरी सुविधाएं देने के लिए पर्याप्त पैसा या प्रशासनिक ढांचा होता है। हाँ, ये बात तो है। नतीजा ये होता है कि ये तेजी से बढ़ते घनी आबादी वाले इलाके बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और वहां अव्यवस्था फैलती है। इसीलिए सुझाव दिए जा रहे हैं कि परिभाषा को बदला जाए, उसमें महिला कामगारों को शामिल किया जाए और शायद संयुक्त राष्ट्र समर्थित डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन या DUGORBA जैसी आधुनिक पद्धति अपनाई जाए। DUGORBA? हाँ, ये सिर्फ प्रशासनिक दर्जे के बजाय आबादी के घनत्व और आकार पर आधारित होती है। वाकई, परिभाषा बदलने के बजाय उसे बनाए रखने का फैसला तुलना के लिए भली ठीक हो, पर जमीनी शासन की समस्याएं तो बनी रहेंगी। चलिए अब कुछ और अहम सुर्खियों को जल्दी से देख लेते हैं। आर वेंकट रमनी को 1 साल के लिए फिर से भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियुक्त किया गया है। जी, महान्यायवादी AG देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में इनका जिक्र है। इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होनी चाहिए। काम क्या है इनका? मुख्य काम भारत सरकार को कानूनी सलाह देना और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों का पालन करना है। इन्हें भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है। अच्छा। एक और खास अधिकार अनुच्छेद 88 के तहत मिलता है। ये संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ये राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं और वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति तय करते हैं। राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए जजों की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। हाँ, हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं। प्रक्रिया ये है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। बाकी जजों की नियुक्ति के लिए इन दोनों के अलावा उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम भेजता है। कोलेजियम मतलब? CJI और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज। अच्छा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE ने कारों के लिए ईंधन दक्षता मानकों CFA के नए मसौदे में कुछ बदलाव किए हैं। ये CFA क्या है? CFA यानी
कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ये मानक 2017 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत लाए गए थे। इनका मकसद है कारों से होने वाले CO2 उत्सर्जन को कम करना। प्रदूषण कम करना। हाँ, जिससे ईंधन की बचत हो, तेल पर निर्भरता घटे और प्रदूषण कम हो। ये यात्री कारों 9 सीट तक और 3.5 टन तक के वाहनों पर लागू होते हैं। और नए बदलाव क्या हैं? नए बदलावों में जो CFA 3 और CFA 4 के लिए हैं, छोटी कारों को थोड़ी राहत दी गई है। और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों, मतलब जो इथेनॉल मिक्स पर चल सकें, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रोत्साहन शामिल हैं। ये नए मानक 2027 से 2032 तक लागू रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की इजाजत दी है। ये ग्रीन पटाखे क्या है? पारंपरिक पटाखों से अलग कैसे? ग्रीन पटाखे, जैसा नाम से ही लग रहा है, कम प्रदूषण फैलाते हैं। इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे हानिकारक रसायन नहीं होते, जो सामान्य पटाखों में हरा रंग पैदा करता है। बेरियम नहीं होता। हाँ, इनमें एल्यूमिनियम और थर्माइट का इस्तेमाल भी कम होता है। दावा है कि ये पार्टिकुलेट मैटर PM उत्सर्जन को कम से कम 30% तक घटाते हैं। 30% कम। जी, इन्हें बनाने में ऑक्सीकारक के तौर पर पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। इनकी पहचान के लिए इन पर CSIR NERI का लोगो लगा होता है। CSIR नीरी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इन्होंने ही इन्हें विकसित किया है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार को लेकर G4 देशों ने फिर अपनी मांग दोहराई है। भारत ने L69 और C10 समूहों की बैठक भी बुलाई। ये कौन से समूह हैं, जल्दी से बताइए। ये तीनों ही समूह UNSC में सुधार की वकालत करते हैं, खासकर स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए। G4 में 4 देश हैं: ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ये चारों स्थायी सदस्यता के दावेदार हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान। ठीक है। L69 समूह 40 से ज्यादा विकासशील देशों का एक बड़ा ग्रुप है, जिसमें भारत भी है। ये UNSC में व्यापक सुधार और विकासशील देशों के ज्यादा प्रतिनिधित्व की मांग करता है। और C10 अफ्रीकी संघ AU की 10 देशों की समिति है, जो UNSC सुधार पर अफ्रीका के साझा रुख को आगे बढ़ाती है। ठीक है। सरकार ने वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए अपने उधार लेने का कार्यक्रम तय किया है, जिसमें सरकारी बॉन्ड और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड शामिल हैं। ये ग्रीन बॉन्ड क्या है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स SGRBs भी एक तरह के सरकारी बॉन्ड ही हैं, लेकिन इनसे जुटाया गया पैसा सिर्फ पर्यावरण के लिए फायदेमंद ग्रीन परियोजनाओं में लगाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। इन्हें पहली बार 2022-23 के बजट में लाया गया था। जल संरक्षण के क्षेत्र में कर्नाटक के बीदर जिले को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचय जन भागीदारी JSJB पुरस्कार मिला है। जी, JSJB यानी जल शक्ति जन भागीदारी। ये पहल जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 में शुरू की थी। इसका मकसद है पानी बचाने के कामों में समुदाय को सीधे तौर पर जोड़ना, जैसे बारिश का पानी इकट्ठा करना, भूजल रिचार्ज करना। इसमें सरकारी पैसे के साथ साथ CSR फंड, उद्योगों और स्थानीय लोगों का योगदान भी शामिल किया जाता है। बीदर ने इसमें अच्छा काम किया और तेलंगाना राज्य समग्र रूप से अव्वल रहा। अच्छा, इक्वाडोर से खबर है कि वहां के स्वदेशी समूहों अमेज़न के जंगलों में तेल निकालने की एक बड़ी योजना का विरोध कर रहे हैं। इक्वाडोर नक्शे पर कहाँ है, जरा याद दिलाइए। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी कोने पर है, प्रशांत महासागर के तट पर। इसके उत्तर में कोलंबिया, दक्षिण और पूर्व में पेरू है। एंडीज पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है। अमेज़न वर्षा वन का भी कुछ हिस्सा है। भूमध्य रेखा यहीं से गुजरती है, इसीलिए नाम इक्वेडोर पड़ा। गैलापागोस द्वीप समूह भी इसी का हिस्सा है। राजधानी क्वीटो है। गैलापागोस। हाँ। और आखिर में ईरान और रूस के बीच एक बड़ा परमाणु समझौता हुआ है। जी, ईरान की होर्मोज कंबाइन और रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रॉसएटम के बीच। इसके तहत ईरान के दक्षिणी होर्मोज गन प्रांत के सिरिक में 4 नए परमाणु बिजली घर बनाए जाएंगे। 4 नए? हाँ। कुल लागत करीब $25 बिलियन और हर प्लांट की क्षमता 1255 मेगावाट। फिलहाल ईरान के पास सिर्फ एक चालू परमाणु बिजली घर है, बुशहर में।
वो भी रूस की मदद से बना था। ईरान के कुछ और चर्चित परमाणु स्थल हैं, नतांज और फोडो और इस्फहान। तो आज हमने देखा कि कैसे ये अलग अलग स्रोत एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक तरफ पृथ्वी के संसाधन सीमित हैं और खतरे में हैं, वो प्लानिटरी रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही हैं, गैस खोज, परमाणु समझौते। हाँ, ये विरोधाभास तो है। सामाजिक स्तर पर प्रगति हो रही है, जैसे बाल विवाह में कमी, लेकिन शहरीकरण जैसी प्रक्रियाओं की अपनी चुनौतियां हैं। परिभाषा, शासन और वैश्विक मंच पर सत्ता समीकरण और व्यापार के नियम लगातार बदल रहे हैं। यूएनएससी सुधार, फार्मा टैरिफ, तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज इट ऑल मीन? बिल्कुल, ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं और यहाँ एक बुनियादी तनाव, एक टेंशन उभर कर सामने आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। एक तरफ हम गैस आधारित अर्थव्यवस्था या ऊर्जा आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य रख रहे हैं जो विकास के लिए जरूरी लगते हैं। हाँ, जरूरी तो है। दूसरी तरफ हमारे पास प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट जैसी चेतावनियां हैं जो बताती हैं कि पृथ्वी की सहनशक्ति की सीमाएं हैं। तो सवाल ये उठता है कि देश, खासकर भारत जैसे विकासशील देश, आने वाले समय में अपनी विकास की आकांक्षाओं और पृथ्वी की देखभाल की जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे साधेंगे? क्या ये संतुलन संभव भी है? ये बड़ा सवाल है। हाँ, स्रोत हमें ये दुविधा दिखाते हैं। रास्ता हमें खोजना होगा, या फिर शहरी परिभाषा वाले मुद्दे को ही लें। जब हमारी परिभाषाएं ही जमीनी हकीकत से पीछे हों, तो हम तेजी से बदलते समाज के लिए प्रभावी और न्याय संगत स्थानीय शासन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये भी सोचने वाली बात है। इन्हीं सवालों के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।